हम बात करेंगे जाति पर हो रही सियासत की। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ होंगे, विस्तार से चर्चा हम उनसे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियासत में एक बार फिर से जाति का जिन्न बाहर आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान जातिवाद और क्षेत्रवाद के रावण के दहन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कल ही सरसंघ चालक मोहन भागवत समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ एकजुट होने की बात कह चुके हैं। जिक्र जाति की होगी तो क्षेत्रीय पार्टियां कहां चुप रहेंगी, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि नीतीश कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो मंच से राजनीति कर रहे थे और एक बार फिर दोहरा दिया है कि 2024 में जातीय जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी इससे भटकाने का काम कर रही है। वहीं आरजेडी और बीएसपी समेत तमाम दलों की प्रतिक्रिया भी आई है, जहां ये सभी लोग जातिवाद का झंडा बुलंद करने की वकालत करते नजर आए हैं। यानी एक बार फिर से जाति धर्म का मुद्दा गर्म है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कहा था। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। ITV नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, समय समय पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, लोकसभा का सेमीफाइनल से माना जा रहा है, 2024 आ रहा है, विपक्षी पार्टियों के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ दिखाई नहीं दे रहा है। अडानी मुद्दा जरूर दिखाई दिया था, विपक्ष ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी है। अब जाति का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, और यह वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर सरकार परेशान है, सरकार में बैठे हुक्मरान परेशान हैं। इसीलिए रामायण के मंच से भी इस बात का जिक्र किया गया। कितना असरदार और विपक्ष इसे लेकर कितना हमलावर होगा? देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया या जनगणना या जाति के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनका उत्साह, ये दोनों चीजें बताती हैं कि ये मसला फिर से जोर पकड़ रहा है। और इसकी काट बहुत साफ 22 जनवरी को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तय हो गया है। और ये तय है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले मंदिर आ जाएगा चित्र में और वहाँ खुल जाएगा लोगों के लिए। इसके बावजूद बीजेपी को और प्रधानमंत्री को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि एक बड़ा वायदा जो मुल्क से बीजेपी का था, संघ परिवार का था, उसके पूरा होने के बावजूद कोई उनको भरोसा देगा। जिस एजेंडे को लेके वो अब तक काम कर रहे थे, राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुत्व को लेके,
तो इसलिए जाति पे वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है कि सेंसिटिव होके हमला कर रहे हैं। और ये इसी बात का प्रमाण है, जबकि बीजेपी ने खुद भी जाति की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी की थी, सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे ढंग से इस बीच चलाई थी। और कई जगह उत्तर प्रदेश के चुनाव में बार बार ये दिखा कि जो विपक्ष कर रहा है जाति की पॉलिटिक्स वो पिट रहा है बुरी तरह। लेकिन इसके बाद बिहार में भी जातीय जनगणना के सवाल पे लोकल यूनिट ने, बीजेपी ने उसका सपोर्ट किया था। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया है और प्रधानमंत्री ने या फिर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में सबने जो स्टैंड लिया है, उससे लगता है कि वो जनगणना और इस तरह की पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने अगर रामलीला के मंच का ये उपयोग किया और उसमें जाति और क्षेत्रवाद को जोड़ा, तो ये किसी को समझ में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अनजान है कि वो किस पे हमला कर रहे हैं। अगर 10 बुराइयों की चर्चा करते हुए वो उसी में सांप्रदायिकता की भी, गैर बराबरी की भी, इन चीज़ों की भी चर्चा कर दिए होते, तो संभवतः ये बात, अभी जो विवाद का रंग रूप दिखाई दे रहा है, ये न बनता। लेकिन उनको क्षेत्रवाद और परिवारवाद, करप्शन, इन सब को साथ जोड़ने में ये सोची समझी, ये बहुत होशियारी की रणनीति है, इसको आप हल्का मत मानिए। लेकिन इसमें जाति को सबसे ऊपर रखना मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन। एक मजबूत नेतृत्व, अरविंद जी, एक मजबूत नेतृत्व। हमने देखा कि 2014 का लोकसभा चुनाव था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था, जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और एक मजबूत नेतृत्व देश को देने की बात की गई। 2014 का चुनाव उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 का चुनाव में स्पष्ट संकेत था, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा देखने में मिला और उसने असर भी किया और बीजेपी, एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई और अब तक वो राष्ट्रवाद का टेम्पो बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां इस बात को तमाम प्रयास के बाद, उदाहरण देने के बाद, बयानों के तीर छोड़ने के बाद इस राष्ट्रवाद को कम नहीं कर पाई हैं, क्योंकि देश में एक बयार वो चल रही है। क्या हम ये माने? क्योंकि संगठन यानी कि मोहन भागवत, सत्ता में बीजेपी में बैठे कई नेता भी और सरकार में यानी कि नरेंद्र मोदी एक ही लाइन पर बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जातिवाद की, खात्मे की, जातिवाद के दहन की, और विपक्षी पार्टियां जातिवाद की बात कर रही हैं। तो क्या विपक्षी पार्टियां ये मान चुकी हैं कि राष्ट्रवाद की अगर कोई काट है तो जातिवाद है, इस काट को खेला जाए इस लोकसभा चुनाव में? विपक्ष से ज्यादा मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री या संघ परिवार आप कह रहे हैं कि आरएसएस भी, उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इस बार उसका बेड़ा पार करते। क्योंकि आप मुद्दे बदलने के बाद देखिए, बार बार कभी कॉमन सिविल कोड, कभी महिला आरक्षण, कभी ये विश्वकर्मा योजना, अलग अलग तरह से ऐसी योजनाएं ले आने की कोशिश हो रही है जो इन इश्यूज को अलग ले जाए और मुल्क की जो समस्याएं जिन पे प्रधानमंत्री आए थे उसमें जो चूक हुई है, जो कमी रह गई है, उससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए। तो 370 हटना, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर बनना, इन सब पे बात, उस पर भरोसा नहीं जम रहा है शासक जमात को, विपक्ष को छोड़िए। तो जाति अब अगर विपक्ष ने उठाया है ये निशाना करके कि बीजेपी को इस पर घेरेंगे, तो उस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि संभवतः जाति का कार्ड जो है वो भारी पड़ रहा है बाकी मुद्दों जी। और जाति इस मुल्क में असल में जितनी बड़ी संस्था है और जितनी मजबूत संस्था है, एक लेवल पे बहुत लचीली है, दूसरे लेवल पे बहुत मजबूत है, कि इसकी काट आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो भगवान बुद्ध को भी नहीं मिला, इसमें शंकराचार्य को भी नहीं मिला, गांधी भी इससे टकराने से बचते रहे, विवेकानंद ऐसे पहले दार्शनिक हैं जो सीधे इससे टकराते हैं, नहीं तो शंकराचार्य भी इसको माया बोल के निकल जाते हैं। अपना जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेकिन टकराने की जगह वो बोलते हैं कि ये माया है, ये असली चीज नहीं है। तो गांधी टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी भी सीधे, उनको उनकी प्रायोरिटी पहले दूसरी थी। विवेकानंद टकराने की कोशिश करते हैं पहली दफे हमारे इतिहास। तो बुद्ध ने टकराने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए बुद्धिज्म को जाति ने ही नाश किया। तो जाति हल्की चीज नहीं है, उसको इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए और उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है
तो बीजेपी संघ को भी अपना भी प्रमाण पत्र देना होगा कि उन लोगों ने कैसी लड़ाई लड़ी है, संघ ने छुआछूत के खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ी। एक संक्षेप में संघ ने छोटा सा और- सवाल पूछूंगा आपसे अरविंद जी, जातिवाद से या जातिगत जनगणना से देश की राजनीति और राजनेताओं को तो फायदा हो जाएगा, क्या देश को फायदा होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। और ये हर नेता को इस सवाल पे सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, बिहार में 34 साल हो गया पिछड़ा राज, और दूर दूर तक अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि वहाँ किसी तरह से कोई बड़ा बदलाव होगा इसमें। तो वहाँ क्या हासिल हुआ है, कैसे हासिल हुआ है, एक आत्मसम्मान और एक इमरजेंस पिछड़ी जातियों का तो जरूर दिखाई देता है। लेकिन बिहार की ताकत जिन चीज़ों पे रही है, पढ़ाई लिखाई की, खेती की, उद्योग धंधों की, उन सब की हालत क्या हुई है और क्या हो रही है, इस पे भी विचार करना चाहिए। ये भी विचार करना जी। चाहिए कि जो लोग पिछड़ा नेतृत्व के नाम पे आए हैं, उन्होंने सबसे नंगा परिवारवाद किया है, उन्होंने जी। सबसे नंगा आदिवासी विरोध किया है, तमाम उन्होंने सारे दलितों कटु के अनुभव सवाल हैं। पे सबसे उल्टा स्टैंड लिया है, जी। उन्होंने औरतों के सवाल पे सबसे उल्टा स्टैंड लिया। जी जी। तो ये क्या पिछड़ावाद को बाकी कमजोर ताकतों से क्यों परेशानी हो, ये सब भी सवाल हैं। और परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस, मैं मानता हूं कि मोदी का परफॉर्मेंस ओबीसी होने के बावजूद अच्छा है, तो मोदी को ये आगे करना चाहिए। लेकिन हम मोदी जी का रिएक्शन भी देखते हैं, ठीक उल्टा हो रहा है। वो कुछ कहीं ना कहीं घबराहट उसमें है, उनको लग रहा है कि हम दूसरे के सवाल उठा के इनको घेर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जब से ऐसा होता नहीं दिख रहा है, शायद यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां अब जातिवाद के मुद्दे को और ज्यादा धार दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद जी, आपने विस्तार से हमें ये समझाने की कोशिश की, दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि आखिर धर्म और जातिवाद की स्थिति क्या है, राष्ट्रवाद किस तरीके से राजनीति में दिखाई दे रहा है और विपक्षी पार्टियां किस मुद्दे के जरिए कौन सी काट कर रही हैं।